उनको ये बात समझनी चाहिए। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे समाज में तमाम संगठनाएं बनाई जाती है, उसके मकसद के लिए सही समझदारी का होना बहुत जरूरी है और सही समझदारी के आधार पर काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क यह संगठन बनाया गया है। यदि बुद्धिस्ट लोगों का सामाजिक संगठन बनता है तो ये सामाजिक संगठन जो बुद्धिस्ट नहीं है उन लोगों के बीच में भी सामाजिक संगठन के तौर पर काम करते रह सकते हैं या करते रहना चाहिए। बुद्ध ने अपने प्रवचन में कहा था, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जो बुद्ध की विचारधारा थी वो बहुसंख्य लोगों के मुक्ति के लिए थी, आजादी के लिए थी। हम लोगों को समीक्षा करनी चाहिए कि आज के तारीख में जो बहुसंख्य लोग हैं वो कौन से स्थिति में पड़े हुए हैं। शेड्यूल कास्ट की देश में 15% जनसंख्या है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्म परिवर्तन किया उसके बाद उन लोगों की संख्या मिलाकर देश में संख्या है, बुद्धिस्ट लोगों की संख्या है। इसके बारे में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा और ध्यान नहीं देने की वजह से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आता। वो संख्या है 0.71%। तो हमारे जो लोग हैं वो इमोशनल ज्यादा होते रहते हैं, भावनिक बहुत ज्यादा होते रहते हैं और भावनाओं में बहकर ज्यादा बातें, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। उनको समाज में वास्तविकता में क्या हो रहा है उसका कोई आकलन नहीं होता। जो देश में बहुसंख्यक लोग हैं वो बहुसंख्यक लोग SC ST OBC के जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, वर्ण का और जाति व्यवस्था का, उसमें फंसे हुए हैं। जो बहुजन समाज है वो इसमें फंसे हुए हैं। यदि उसमें से निकालने का अभियान आप नहीं चलाते हो तो आपके बुद्धिस्ट होने का क्या मतलब है? आपके बुद्धिस्ट होने का मतलब क्या है? मुझे तो कोई समझ में नहीं आता। तो मौलिक रूप से ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के बाद बुद्धिस्ट हो गए और बुद्धिस्ट होकर बुद्धिस्ट लोगों के बीच में ही काम कर रहे हैं, तो क्या क्या कर रहे हैं?
तो उनका माइंड ब्रॉड हुआ नहीं अभी। चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये विचार उनके दिमाग में नहीं आया। बुद्ध को स्वीकार करने के बाद भी नहीं आया। इस बात को ध्यान में रखते हुए संगठन बनाने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूं, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क सामाजिक संगठन है। और इस तरह से अगर वो सामाजिक संगठन है तो हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर अगर हम लोग बात को समझने की कोशिश करें तो जो बुद्ध ने इस देश में बहुजन लोगों को जगाने का एक बड़ा अभियान चलाया था, और एक समय ये सारा देश बुद्धिस्ट था, सारा देश बुद्धिस्ट होने की वजह से इसके इतिहास में बहुत सारे सबूत उपलब्ध है। और अगर ये सारे लोग बुद्धिस्ट थे तो कहां गए? वो लोग कहां गए? वो यहीं पर है। और अगर वो यहीं पर है तो क्या उनकी आइडेंटिटी बुद्धिस्ट है? नहीं है। अगर उनकी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी, सारे बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिस्ट आइडेंटिटी कहाँ गई? ये हमारे सोचने का विषय होना चाहिए। वो कहीं गई नहीं है। वो आक्रमण का, ब्राह्मणों के आक्रमण का शिकार हुई। ब्राह्मण लोग उनके अंदर प्रचार कर रहे हैं और ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग संगठित होकर जो बहुसंख्याक लोग हैं उनको ब्राह्मण धर्म के प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रयास करने के लिए कोई ब्राह्मण धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत समझाने के लिए कोई प्रवचन देने का कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत है, और वो श्रेष्ठ सिद्धांत ये है, ऐसा बताने के लिए कोई ब्राह्मण ऐसा करता हुआ भारत में दिखाई दे रहा है? कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर ब्राह्मण धर्म को, जो उनके विरोध में एक सामूहिक षड्यंत्र है, वो थोपने में ब्राह्मण धर्म के लोग क्यों कामयाब हो रहे हैं? इसके बारे में हमारे लोग सोचते नहीं है। ये बातें उनको समझ में आती नहीं है, और ये कॉमन लोगों के समझने के बस की भी बात नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। मगर जो इसको चलाना चाहते हैं उनको कम से कम ये बात समझना चाहिए। तो ये सारे देश के बहुजन अगर बुद्धिस्ट थे तो वो बुद्धिस्ट लोगों की मान्यताएं हैं, तो ब्राह्मण धर्म की मान्यताएं वर्ण व्यवस्था मानने की है, जाति व्यवस्था मानने की है, अस्पृश्यता को मानने की है, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपे जाने की मान्यता को मानने की है, महिलाओं को शूद्र मानने की है। ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। ये है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म के लोग कभी ये नहीं कह रहे हैं कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। कहीं पर भी नहीं कह रहे हैं।
बोलकर भी नहीं कह रहे हैं, उन्होंने किसी इस प्रकार का कोई रेजोल्यूशन पास किया, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं, बोलकर भी नहीं कर रहे हैं, लिखित रूप से भी नहीं कर रहे हैं। 4 लाइन का रेजोल्यूशन आरएसएस ने आज तक पास नहीं किया कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। उनका कहना है हम हिंदू राष्ट्र निर्माण करें। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा कोई ब्राह्मण नहीं बताता। कोई प्रवचन उपलब्ध है भारत में कि हम हिंदू राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र में ऐसा 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 होगा? है किसी ब्राह्मण का कोई प्रवचन? कोई प्रवचन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रवचन में उनको बोलना पड़ेगा हम वर्ण के आधार पर ये करना चाहते हैं, जाति के आधार पर करना चाहते हैं, तो ये वो कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कहने से जो मूल निवासी बहुजन समाज है वो एकदम उनके विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो मराठी मध्ये एक शब्द आहे भोवळ, तो ब्राह्मण ढोबळ मानाने बोलत राहतो, ढोबळ मानाने हिंदू राष्ट्र निर्माण करायचं आहे हे आमच्या लोकांना बरं वाटतं, ऐकायला कानाला बरं वाटतं, कानाला बरं वाटतं। तो त्याच्यामध्ये काय राहणार है, उसमें क्या रहने वाला है वो बताते ही नहीं, क्योंकि उसमें बताना पड़ेगा वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनाएंगे, जाति व्यवस्था के आधार पर बनाएंगे, वो बता नहीं सकते, तो उसको ऐसे ही चुपचाप रखते, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। उसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। साइलेंस भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, साइलेंस भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, चुप रहना भी। तो उन लोगों ने क्या किया, हिंदू बनाने के लिए क्या किया, कोई प्रचारक निर्माण नहीं किए, प्रचारक नहीं बताए, कोई प्रचार का सिद्धांत नहीं बताया। क्या करते हैं, एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ा देते हैं, भिड़ा देते हैं और फसाद करवा देते हैं। मैं ये नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आरएसएस के लोगों ने देश में फसाद करवाया, वो चाहे तो उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। मैं इसके लिए जवाब दूंगा। ये पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए रिकॉर्ड कर रहे, आरएसएस के लोगों की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में इन लोगों को भेजा, ये जनता के पैसे के टैक्स से सैलरी लेते हैं और वो रिकॉर्ड करके वो आरएसएस के लोगों को दे देते हैं। उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उनके बाल बच्चों को उनको खाना पिलाना है, क्या करें। मैं कोई मेरे पास भी कोई हथियार नहीं है, मैं कोई हथियार चला रहा हूँ नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं हथियार लेकर चलता हूँ नहीं है, कई बार भी नहीं करता, मैं केवल बोलता हूं। तो उनको लगता है ये आदमी की जो गोली है गोली से ज्यादा खतरनाक है, ऐसा उनको लगता है। मगर संविधान के आर्टिकल 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो राइट हम लोगों को फंडामेंटल राइट के तहत बोलने का अधिकार दिया गया है। और हम लोग स्पष्ट बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं, वैसा वो आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग वो नहीं बोलते, हम स्पष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप पढ़ तो आपको पता चलेगा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना ये संविधान का मकसद है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम लोग खुलकर कहते हैं इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम ऐसा समाज और राष्ट्र निर्माण करना, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग ऐसा कहीं नहीं कहते। मेरे पास ऐसा एक भी सबूत उनका अवेलेबल नहीं है,
क्यों ये कहते हैं कि संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, इसको हम मानते हो। तो बोलते संविधान क्यों नहीं मानते? तो संविधान को क्यों नहीं मानते? क्योंकि संविधान का आइडियल ऑब्जेक्टिव क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग, जो ओबीसी के लोग ज्यादातर आरएसएस भाजपा का समर्थन करते हैं, वो क्यों करते हैं? तो उनको उन्होंने मुसलमानों से लड़ा दिया, मुसलमानों से भिड़ा दिया, फसाद करवा दिया, और फसाद करने की वजह से हिंदू मुसलमान हो गया, और प्रतिक्रिया में ओबीसी के लोग ज्यादातर हिंदू हो गए, प्रतिक्रिया में हो गए। किसी ब्राह्मण ने ओबीसी को हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है, ब्राह्मण धर्म श्रेष्ठ धर्म है, ये समझाने का काम नहीं किया। मुसलमानों के प्रतिक्रिया में हिंदू हो गए, लड़ाने की वजह से, भिड़ाने की वजह से, दंगे फसाद करवाने की वजह से। ये तो जब हम लोग देश भर का संगठन खड़ा हो गया ना, तो तब की उसकी वजह से ये फसाद कम हो गए। जो भारत में फसाद कम हो गए, वो मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसकी वजह से कम हो गए। मैं सारा देश का पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, मैं अकेला ही कर रहा हूं। फसाद को रोकने का जो काम है, सारे देश का पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा है, मैं अकेला कर रहा हूं। और जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी के लोग ये हिंदू मुसलमान के नाम पर ये फसाद करवा रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं, फसाद करने के लिए ब्राह्मणों के साथ सहयोग समर्थन करने के तैयार नहीं, तो फसाद बंद होगा। इसके लिए, इस काम के लिए मुसलमानों ने मुझे चंदा नहीं दिया। कोई मुसलमान ऐसा नहीं कह सकता कि वामन निजाम को हमने चंदा दिया, इस वजह से मैंने किया। नहीं, मैं अपने चंदे से कर रहा। एससी एसटी ओबीसी के लोगों से चंदा लेकर कर रहा। क्यों? ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के विरोध में जब हिंदू बनाया जाता है, तो ब्राह्मणों का गुलाम बनाया जाता है। हम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए मैं ये कह रहा हूं, इसके लिए मैं कर रहा हूं, इसके लिए इस काम को करने के लिए मुझे मुसलमानों की मदद नहीं चाहिए। ये मेरा काम है। जो मेरे लोगों को हिंदू के नाम पर गुलाम बना रहे हैं, इसमें मुसलमान की मुझे मदद नहीं चाहिए। ये मेरा काम है, मेरा एजेंडा है। इसके लिए हम लोगों ने ये संगठन बनाया, और एससी एसटी ओबीसी के जो तमाम लोग हैं सारे देश भर में, उनके संगठन बनाने का काम सारे देश भर में हम लोग कर रहे हैं। तो आपको इनके संगठन बनाने चाहिए। शेड्यूल कास्ट के 3 संगठन बनाने चाहिए। शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियां है, सारे जातियों को अगर जगा कर जोड़ना है, तो शेड्यूल कास्ट के 3 संगठन बनाओ सारे देश भर में। शेड्यूल ट्राइब के 2 संगठन बनाओ, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब। जो शहरों में रहने वाले आदिवासी और जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी, उनके 2 संगठन बनाओ, उनको संगठित करो। ओबीसी के एक बैकवर्ड, दूसरा मोस्ट बैकवर्ड, तो ओबीसी के 2 संगठन बनाओ, और इनसे कन्वर्टेड जो जितने भी माइनॉरिटी है भारत में, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, एससी एसटी ओबीसी से धर्म परिवर्तित लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। और हमारे ही लोगों के साथ ब्राह्मण लोग हमारी लड़ाई लगा देते हैं, झगड़ा लगा देते हैं, फसाद करवा देते हैं। तो फसाद करने के लिए हम लोगों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करके फसाद करवा देते हैं। और फसाद के बाद हिंदू मुसलमान हो जाता है। हिंदू मुसलमान भी कैसे होता है? दूसरे दिन के अखबार में फसाद होता है
मुसलमानों में और SC ST OBC में अखबार में खबर आती है हिंदू मुसलमान में फसाद हो रहा है SC ST OBC और मुसलमान में, और अखबार में खबर आती है हिंदू मुसलमान में। तो ये खबर छापने वाला ब्राह्मण है, खबर छापने वाला पत्रकार ब्राह्मण है, उसका संपादक ब्राह्मण है, उसका मालक ब्राह्मण है। ये नागपुर में RSS का तरुण भारत निकलता है, वैसे इनके देश भर में बहुत सारे पेपर निकलते हैं। और जो उनके डायरेक्ट अखबार नहीं है, वैसे तमाम देश भर में अखबार हैं और भी उसके भी सारे संपादक ब्राह्मण, बनिया मालिक है और ब्राह्मण पत्रकार है, ब्राह्मण संपादक है, सारे देश भर में। और वो वामन में से अब इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, एक लाइन की खबर नहीं आई। ब्राह्मण अगर टट्टी के लिए गया तो उसकी खबर आ जाएगी कि पंडित जी को टट्टी लग गई थी और उनकी हालत उससे ज्यादा खराब हो गई थी, तो उसकी खबर आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम सारे देश भर में लाखों, दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोगों का कार्यक्रम हमने किया, एक लाइन की खबर नहीं। क्योंकि मीडिया उनका है, अखबार उनके हैं, संपादक उनके हैं, पत्रकार उनके हैं। अगर ब्राह्मण मुसलमानों के विरोध में कोई बात करता है तो फ्रंट पेज पर खबर आ जाती है। ये बात इस देश के SC ST OBC के जो लोग हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि उनकी संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी इस देश की राज्य सत्ता उनके नियंत्रण में क्यों नहीं है। ये पिछले 10 साल से जब मैं जागरण कर रहा हूं तो सारे देश भर में बैकवर्ड क्लासेस के लोग सवाल उठा रहे हैं। बैकवर्ड क्लासेस के लोग मेरी वजह से अभी सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल को दबाने के लिए एक OBC को RSS के लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी OBC है, नरेंद्र मोदी OBC है, और मेरी वजह से उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। कुछ बेवकूफों और कुछ गधों लोगों को लगेगा तो हम हमेशा अपनी ही बात कहता है। राजनीति का ABCD समझ में तो आता है नहीं। मैं सारे देश भर में ये जगाने का काम कर रहा हूं, OBC को जगाने का काम कर रहा हूं। अगर जगाने का काम करने की वजह से जब सवाल पूछे जाते हैं, जब नहीं पूछे जाते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया था। जब सवाल फ्रंट पर आ गया OBC को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। ये सारे हमारे सामने घटित घटनाएं हैं। और अडवाणी को कंपल्सरी रिटायर्ड किया नरेंद्र मोदी, ये लालकृष्ण अडवाणी के द्वारा लाया हुआ एक आदमी था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उसी नरेंद्र मोदी के माध्यम को बनाकर RSS ने आडवाणी को कंपल्सरी रिटायर कर दिया कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब OBC की जरूरत है। हमारी वजह से रामकृष्ण अडवाणी को रिटायरमेंट करना पड़ा, रिटायर करना पड़ा कि अभी अगर OBC को लीडरशिप नहीं दी जाएगी तो ये OBC देश भर में अक्सर हो जाएगा, उनके खड़ा हो जाएगा और फिर नियंत्रण के बाहर में चला जाएगा सारा मामला। ये हमारे आंदोलन की बदौलत ऐसा हुआ। नहीं तो जिसकी गिनती करने के लिए तैयार नहीं थे उस लोगों को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बनाया मोदी को, मगर OBC की गिनती करने के लिए जिस प्रधानमंत्री के पास अधिकार है वो फैसला नहीं कर पा रहा है। कभी आपने सोचा ये OBC का ही आदमी प्रधानमंत्री है और OBC की ही गिनती करने का फैसला OBC का प्रधानमंत्री कर नहीं पा रहा है। कौन रोक रहा है उसको? अरे वो खुद ही प्रधानमंत्री है, उसके पास खुद ही पावर है, सारे अधिकार उसके पास है, तो वो फैसला क्यों नहीं कर रहा है OBC की गिनती करने का?
हमको ऐसा लगता है सारी पावर उसके पास है, मगर देश नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा है, पर्दे के पीछे से आरएसएस का एक ग्रुप है वो चला रहा है, वो फैसले कर रहा है, इंप्लीमेंट करने के लिए केवल मोदी को दे रहे हैं, एक एक मुद्दा देकर मोदी को दे रहे हैं। मोदी क्यों सुटेबल है? क्योंकि मोदी के रहते गुजरात में बहुत बड़ा फसाद करने के लिए आरएसएस के लोग कामयाब हुए थे। आप लोगों को याद होगा गुजरात का फसाद, कई महीनों तक बात चली गोधरा का। और वो फसाद करने की वजह से मोदी उनके लिए सुटेबल आदमी है। ये आदमी किसी भी मोदी को ही क्यों दिया? तो वो काम के लिए, अंजाम देने के लिए नरेंद्र मोदी को दिया। मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, सारी भारत के अभी अर्वाचीन है। मैं कोई 2000 साल पहले की कहानी नहीं बता रहा हूं, 1000 साल पहले की भी नहीं बता रहा हूं, 500 साल पहले की भी नहीं बता रहा हूं, 250 साल पहले की भी नहीं बता रहा हूं, अभी की है। मंडल कमीशन के बाद ओबीसी का मामला आया सामने। मंडल कमीशन ने ओबीसी के लोगों को, जैसे एससी एसटी के लोगों को रिजर्वेशन आया, वैसे ओबीसी के लोगों को भी दिया जाए। जब ये मामला आया तो वो दबाने के लिए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सामने मामला सामने आया। मंडल कमीशन लागू होने से क्या होगा, क्या होने वाला था? तो एससी एसटी ओबीसी और ओबीसी के लोगों को आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी बनने का मौका मिलता। वो भी 100% नहीं, 27%, 52% भी नहीं, 27%। उसको रोकने के लिए आरएसएस और भाजपा के विश्व हिंदू परिषद के ब्राह्मणों ने ओबीसी को क्या कहा? तुमको आईएएस आईपीएस आईआरएस नहीं बनना है, तुमको राम मंदिर का पुजारी बनना है। तो राम मंदिर का आंदोलन करना, और जब राम मंदिर बना तो पुजारी नहीं बना। जब राम मंदिर बना, अपने चौधरी साहब, आप उसी इलाके के, अयोध्या की है, उधर की है, विनय कटियार का नाम आप सुनते होंगे, उसको सामने रखा था। वो इनकी ही जाति का था, कुर्मी जाति का, कुर्मी जाति का। अभी वो विनय कटियार कहाँ गायब हो गया? जैसे गधे के सर के ऊपर सिंह होते थे, अब है वो कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। वो विनय कटियार कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। जब उनकी जरूरत थी और वहां के कुर्मी लोगों को, ओबीसी के लोगों को मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करने की जरूरत थी, तो विनय कटियार को सामने कर दिया। उसकी गिनती करने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। तो ये बात मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं, ये बात समझाया जाना जरूरी है कि एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, कुंभी मराठा जो लोग हैं, वो हिंदू नहीं, मूलतः हिंदू नहीं। हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत बताया नहीं जा सकता, इसलिए हिंदू भी नहीं बनाया जा सकता। तो एकमात्र उपाय है उनके पास हिंदू बनाने का, मुसलमानों से लड़ाते रहो और मुसलमानों से भिड़ाते रहो। जितना ज्यादा हिंदू मुसलमान होगा उतना ज्यादा हिंदू होंगे। ब्राह्मणों के पास हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो देश की परिस्थिति है, ऐसे परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए?
तो हमको जिन लोगों को गुमराह करके ब्राह्मण लोग अपने प्रभाव क्षेत्र में ले रहे हैं और उनके संख्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर जाकर जागरण करने का काम करना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत ये हमारे पास मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। हमको संविधान के दायरे में रहकर ही ये काम करना चाहिए, कर सकते हैं। हमको कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, केवल लोगों को समझाने की जरूरत है। अगर ये बात हम समझाने का काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो तरीके हम समझाने के लिए लोगों को बताते हैं वो तरीके समझकर समझाना होगा। समझाने का कोई विकल्प नहीं है, समझाने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो समझाने का काम हम लोगों को निरंतर करते रहना चाहिए। फील्ड में जाना चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस के बस्तियों में जाना चाहिए, बैकवर्ड क्लास के एक एक व्यक्ति को जाकर समझाना चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये कानून के विरोध में नहीं है, ये संविधान के विरोध में नहीं है, ये संविधान के अधीन है, संविधान के अंदर है। तो संविधान के अंदर में रहकर ही करना है। गुजरात में ब्राह्मणों ने मुझे अरेस्ट किया था, गुजरात में जेल में डाला था। तो रात के 3 बजे एक बड़ा अधिकारी मिलने के लिए, मुझे रात जेल में था, मिलने के लिए आया और कहने लगा कि जो आपके लोग हैं वो सारे देश के पुलिस चौकी के सामने इकट्ठा हो और वहां से इकट्ठा हमको रेल अंदर है। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया कि आपको ज्यादा जेल में नहीं रहते, बस दिन निकलने के बाद आप चिंता मत करो, आपको हम सवेरे कोर्ट के सामने बुटकाएंगे और आप चले जाएंगे। मैंने कहा वो आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है। मैं तो ये चाहता हूं कि आप मुझे बार बार जेल में डालो। मेरे लोगों को मैं समझाता हूं, उससे ज्यादा तुम अगर मुझे जेल में डालो तो वो कम समझाना पड़ेगा। मेरे लोगों को अगर मैं समझाता हूं उससे बेहतर है कि आप मुझे जेल में डालो तो मुझे कम समझाना पड़ेगा। सारे देश के पुलिस चौकी के सामने आपके लोग इकट्ठा हो और इधर के ही फोन कर रहे हैं गुजरात में, जब तक उनको आप छोड़ेंगे नहीं हम पुलिस चौकी के सामने बैठे रहे। लोग उस समय पुलिस चौकी के सामने बैठ गए। तो तब से पुलिस वाले मुझे अरेस्ट नहीं करते। वहां भी मैंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, कोई सबूत गुजरात के पुलिस वाले उधर सबमिट नहीं कर पाए, क्योंकि मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूं, कोई उल्लंघन नहीं करता हूं। जितना मुझे अधिकार मिला है उतना ही प्रचार प्रसार करते रहता हूं। कि मैं अपना एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप भी ऐसा करो, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में करो। ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी हम लोग 2030 तक ऐसा एक प्लान बनाया कि 6.5 लाख गांव में से 6 लाख गांव 2030 तक पूरे करने और 15 लाख बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। अगर 15 लाख बूथ का संगठन हम लोग खड़ा कर देते हैं भारत में, जो संविधान के अनुसार हम लोगों को ऐसा करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को जाके समझाओ और कुछ भी करना नहीं है, इस बात का प्रचार प्रसार करते रहो और एक एक आदमी जोड़ो। कुछ नहीं करना, केवल एक एक आदमी जोड़ो, अपने अपने बस्ती में जाकर के लोगों को समझाओ, ग्रुप मीटिंग लगाओ
में ग्रुप मीटिंग लगाने के लिए कोई पैसा भी नहीं लगता। इन लोगों को, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को काला धन मिलता है। जितने भी उद्योगपति लोग हैं जो काला धंधा करते हैं और काला पैसा कमाते हैं, वो काला पैसा उनको देते हैं। मेरे को तो सफेद पैसा पूरा नहीं मिलता। देखो, सफेद पैसा पूरा नहीं मिलता, जितना लेने का मैं हकदार हूं उतना भी मुझे नहीं मिलता। तो उन लोगों को काला पैसा लेना पड़ता है बहुत बड़े पैमाने पर, और वो काले पैसे का इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ। आप लोग सोचते होंगे कि ये काला पैसा कैसा होता है। ये काला पैसा रंग से काला नहीं होता। तो आप सोचते होंगे पैसा काला कैसे होता है। ये जो पैसा है काला, इसका रंग काला नहीं होता। ये काले मकसद के लिए यूज होता है, इसलिए काला होता है। गलत मकसद के लिए उसका उपयोग करते हैं, इसलिए वो काला होता है। तो हमारे पास तो काला धन है ही नहीं। सफेद हम लोगों को पर्याप्त नहीं मिलता, क्योंकि हम किसी उद्योगपति से पैसा लेते नहीं है। उद्योगपति हमको पैसा देता नहीं है, हम लेते भी नहीं है। बीजेपी का, आरएसएस का, भाजपा का काम काले धन के बगैर चलता नहीं है। देशभक्त लोग हैं आरएसएस के लोग, देशभक्त लोग हैं, मगर काले धन के बगैर उनका काम नहीं चलता। कैसे देशभक्त है सलाम, मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी तक समझ में नहीं आया कि काला धन लेकर तुम काम करते हो तो तुम देशभक्त कैसे हो, तुम राष्ट्रभक्त कैसे हो। काला धन लेकर काम कर रहे हैं। जो सरकार के पास टैक्स जमा होना चाहिए वो टैक्स जमा नहीं करते हैं, उसमें से 50% इनको देते हैं, 50% अपने पास रख लेते हैं। वो काला धन है और उसका उपयोग करते हैं। साथियों, हम लोगों को जो लोगों का साथ सहयोग और समर्थन चाहिए, उस पर आप लोगों को ज्यादा जोर देना चाहिए। हमारा आंदोलन जनता के आश्रय पर खड़ा करना चाहिए, जनता के सहारे पर खड़ा करना चाहिए और जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारी समस्याओं का इस देश में समाधान नहीं किया जाता। गिनती करने के लिए तैयार नहीं है तो देने का तो सवाल नहीं। हम तो गिनने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी गांव में झगड़ा होता है, आप लोगों को याद दिलाएं, कभी कभी गांव में झगड़ा होता है तो दो झगड़े वाले लोगों के बीच में एक आदमी बोलता, मैं तेरे को क्या गिनता हूं, गिनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा एक बोलचाल में इधर झगड़ा करने वाले लोग हैं ना, वो आप मैं तेरे को क्या गिनता हूं, तो गिनना बहुत जरूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हम लोगों को समाज में जाकर काम करना चाहिए और समाज में जाकर लोगों को समझाने का काम करना चाहिए कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है, आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोक नहीं। भाजपा की, आरएसएस की केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है। इतना बड़ा कार्यक्रम हम नागपुर में ले रहे हैं, उनकी औकात हम लोगों को रोकनी। देश भर में, सारे देश भर में, हर जगह जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके दायरे में रहकर मैं काम करता हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से काम करता हूँ। अमन मेसाम की वजह से फसाद हुआ, ऐसा भारत में एक भी जगह नहीं है, बल्कि फसाद ना हो इसके लिए मेरा धारा का धारा काम करता है। फसाद होता है इसलिए आरएसएस भाजपा बढ़ती है। फसाद ना होगा तो लोग जागृत होंगे, जितने ज्यादा जागृत होंगे उतने ज्यादा हमारी शक्ति बढ़ेगी। तो ये काम हम लोगों को करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो उन लोगों से ही हम लोग चंदा लेकर सकते हैं, उन लोगों से जो हमारे साथ सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम साथ सहयोग समर्थन करने के लिए कहते हैं, उन्हीं से चंदा
आरएसएस के लोग प्रचार करते हुए वामन मेश्राम को विदेश से पैसा आ रहा है, प्रचार करते वामन मेश्राम को विदेश से पैसा आ रहा है। तो मैंने उनको कहा सरकार किसकी है? बोले हमारी है। राज्य सरकार किसकी है? बोले वो भी हमारी है। तो तुम वामन मेश्राम को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? विदेश से पैसा आ रहा है, चलिए जोड़ो की औलाद, सरकार तुम्हारी, होम मिनिस्ट्री तुम्हारी, पुलिस विभाग तुम्हारा, सीआईडी तुम्हारा, सीबीआई तुम्हारा, हमारा कुछ भी नहीं, फिर भी वामन मेश्राम को विदेश से पैसा आ रहा है और तुम रोक नहीं रहे हो। उनको मालूम है विदेश से तो आ नहीं रहा, तो सबूत कहां से रहे? विदेश तो आ ही नहीं रहा, तो सबूत कहां से रहे? आ ही नहीं रहा। साथियों, जितना बड़ा हमारा देशव्यापी संगठन है, 2030 तक ये 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का संगठन हो जाएगा, इस काम में लगे हुए हैं। तो आप लोगों को बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना चाहिए। अगर आप अपने जिले में संकल्प करो, 625 जिलों में हमारा संगठन है और सारे देश भर में 625 जिलों में संगठन बनाने का काम मैंने अकेले ने किया। आप अपने जिले में, अपने गांव में बूथ लेवल का संगठन खड़ा करने का काम करो, साल भर में कर सकते हो। अगर आप प्लान बनाकर करोगे और मेरे से सलाह मशवरा करके करोगे, साल भर में बूथ लेवल का संगठन खड़ा हो जाएगा जिले में। अगर एक आदमी जिले में ऐसा संकल्प कर ले तो साल भर में अकेला कर सकता है। जब मैं सारे देश भर में कर सकता हूं तो आप अपने जिले में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर एक कमी है, संकल्प का अभाव है। संकल्प करना होगा, डिटर्मिनेशन करना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा। अगर दृढ़ निश्चय करके करोगे तो बूथ लेवल का संगठन गांव लेवल तक खड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा 15 लाख बूथ का गांव लेवल का संगठन खड़ा हो गया तो ये आंदोलन विराट जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। उसके बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट आपको बता रहा हूं। अगर हम भी बूथ लेवल का 15 लाख बूथों का संगठन खड़ा करते हैं, तो हमारे लोगों को जागृत करते हैं, तो हमारे लोग ब्राह्मणों के मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाएंगे और अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये आंदोलन उसी तरह का विराट जन आंदोलन हो जाएगा। कुछ भी करने की, कोई हथियार उठाने की, तलवार उठाने की, बंदूक उठाने की, चाकू छुरी गोली कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे इतने लोग अगर जमीन पर खड़े हो गए भारत में, अगर उन्होंने थूक दिया तो फ्लड आ जाएगा। थूक दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं पेशाब कर दिया तो फ्लड आएगा, थूक दिया तो फ्लड आ जाएगा। इतने लोग हैं तो केवल अपने लोगों को जगाने की, अपने लोगों को संगठित करने की और संगठित करके उनको एहसास कराने की कि तुम्हें इस देश में गुलाम बनाया गया है, तुमको आजाद होना है। वो आजादी का आंदोलन, ये हमारे आजादी का आंदोलन है। 15 अगस्त 47 को ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गए। अब हम ब्राह्मणों के गुलामी से, मूल्यवासी लोग आजाद होना चाहते हैं। जैसे ब्राह्मणों को अंग्रेजों के गुलामी से आजाद होने का अधिकार था, वैसे भी ब्राह्मणों के गुलामी से हमें आजाद होने का अधिकार है। हम कोई ऐसी बात नहीं कह रहे कि आजाद भारत में फिर ब्राह्मणों का क्या करेंगे। अरे भाई, जैसे उनके मानव अधिकार है वैसे उनके भी अधिकार है। संविधान, भारत का संविधान मानव अधिकार को मानता है, तो उनके मानव अधिकार भी उनके हैं।
अगर 3.5% ब्राह्मणों को 3.25% अगर किसी शेड्यूल कास्ट ने, शेड्यूल टाइप ने, बैकवर्ड क्लास ने दिया तो उसको 2 साल की सजा होगी। ऐसा कानून बना देंगे, बनाया जा सकता है। न्याय करना है ना, न्याय करना है। अगर न्याय की भूमिका है तो 3.5% ब्राह्मण को 3.5% प्रशासन में अधिकार मिलना चाहिए, तो उनको अधिकार मिल जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, वो हिंदू के नाम पर SC ST OBC को हिंदू बना रहे हैं और हिंदू के नाम पर सारे के सारे अधिकार ब्राह्मण अपने को ले रहे हैं। 3.5% लोगों के नियंत्रण में 76% प्रशासन में ब्राह्मणों का कब्जा है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। तो हम लोगों को ये डाटा ही अपने आप में ये प्रूव करता है कि हमारे लोगों के विरोध में बहुत बड़ी साजिश हुई है। उस साजिश से हम लोगों को आजाद करने की जरूरत है और देश में इसके लिए बहुजन लोगों को, बहुजन का अर्थ है SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनको जगाकर जोड़ने की जरूरत है। इनको जगाओ, इनको जोड़ो, जोड़कर शक्ति का निर्माण करो और शक्ति का उपयोग और प्रयोग संविधान के दायरे में करो। बस इतना ही करना है। ये सब करने के लिए आप लोगों को संविधान में अधिकार है। साथियों, मैं जो कहना चाहता हूं वो मैं आप लोगों को कह दिया हूं। इससे और ज्यादा कहने की जरूरत है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। वैसे भी 9:55 हो गए हैं। 5 मिनट में और लोग हमारे लोग हैं उनको बाकी कर्म कांड करने के लिए उनको मैं छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। खूप खूप धन्यवाद साहेब। यानंतर खापरखेडा महिला मंडळ यांनी 750 रुपये जनांदोलन निधी साहेबांना सुपूर्द करावे। काही सूचना है। सभी कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिस कार्य